नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और फटाफट से बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी और क्लास में आप बड़े ही प्यार से आसानी से क्लास में आए होंगे। ठीक है, चलिए। राजस्थान के झुंझुनू से भी एक बच्चा नमस्कार कर रहा है। इसका नाम पहले झुन्नू था और अभी भाई ने अपना नाम बदल लिया है। खैर, कैसे हैं आप लोग फटाफट से बता दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं चल रही है, ये भी बता दीजिए। परम आवश्यक होगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बहुत बेहतरीन, एक अलग ही लेवल पर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। कोई समस्या तो नहीं है, फटाफट से बताइए। कल जहां पे टॉपिक को छोड़ा था उसके आगे जस्ट हम टॉपिक को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बहुत बेहतरीन आपके लिए चीज़ें रहेंगी। बताइए क्या टॉपिक के बारे में मैंने बोला था कि क्या टॉपिक कराएंगे, फटाफट बताइए। फटाफट से बताइए क्या टॉपिक आज स्टार्ट होना है। ऑल ओके है? पर कमेंट नहीं दिख रहे भाई, सबके कमेंट दिख रहे हैं, आप टेंशन मत लो। सभी के कमेंट मेरे पास तक आ रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सब कुछ बिल्कुल ओके है, ओके की रिपोर्ट है। बिल्कुल निश्चिंत होकर दिल खोल के चीजें को समझिए। टीपू सुल्तान क्लास में आ चुका है। पता है, टीपू सुल्तान कभी भी मॉडर्न की क्लासों में नहीं आता क्योंकि टीपू सुल्तान के बैटल्स है ना वहां पे, इसलिए। चलो, बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं स्लाइड्स पे ही देख लेते हैं लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ाया था। तो बाबू, पाल वंश हम पढ़ रहे थे हैं। पाल वंश हमने खत्म कर लिया था और फिर मैंने बोला था भाई लेटर गुप्ता चलेगा आगे तो। हम्म तो यहां पे मैंने आपसे बोला होगा कौन सी डायनेस्टी के बारे में, प्रतिहार के बारे में बोला था या राष्ट्रकूटों के बारे में बोला था, ये बता दीजिए। क्योंकि अब अगर आप चाहें तो प्रतिहार करा दूंगा, अगर आप चाहें तो राष्ट्रकूट करा दूंगा। जिसके बारे में भी आप चाहेंगे, देखो करने तो दोनों ही है। ठीक है, पल्लव भी करना है। अब जिसके बारे में आप कहें, चाहें तो आप कह लें राष्ट्रकूटों के बारे में, चाहें तो कह लें गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो जिस भी डायनेस्टी के बारे में आप चाहते हैं वो डायनेस्टी आपकी कवर हो जाएगी। फटाफट बताओ किस डायनेस्टी के बारे में बताओ, जो आप कहेंगे वो करा दूंगा। फटाफट बताइए। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। मरसा राम 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 भाई। अबे राजपूत तो बाबू इनके बात करेंगे ना। राष्ट्रकूट की एक दो डिमांड है। पाल डायनेस्टी, अरे पाल तो खत्म होगी ना भाई, पाल डायनेस्टी की तो खत्म हो गई। चलो प्रतिहार करते हैं, प्रतिहार करते हैं, प्रतिहार की बात करते हैं। प्रतिहार, अच्छा, ये तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है। ये बेसिकली गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी है, ये पाला की डायनेस्टी है यानी पाल्स डायनेस्टी, और ये बेसिकली राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। बहुत सारे लोग प्रतिहार वंश को नहीं पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक प्रतिहार वंश को एकदम क्लासी लेवल पे पूरा कराता हूं। बात को समझ लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद हम इसको लिखना शुरू करेंगे। अभी कुछ भी नहीं लिखना, बात को समझना है। देखो, प्रतिहार में नागभट्ट हालांकि इसमें स्टार्ट करेगा। नागभट्ट के पास देवराज आएगा, उसके बाद वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, भोज सेकंड, महीपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, विनायक पाल, महीपाल, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल और यशपाल। ये कुछ इस प्रकार से है। तो आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है कि यहां पर जो आप ये मैप देख रहे हैं या रूलर्स देख रहे हैं, ये सारे रूलर्स आपको याद नहीं करने होते हैं। बहुत लिमिटेड रूलर्स आपको याद करने होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स को लिखवाना शुरू करूं, पहले हमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। सर, पैट के एग्जाम के लिए बैच लेना, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। क्या पैट के एग्जाम में हिस्ट्री आती है? आपको हिस्ट्री के लिए अलग से बैच नहीं लेना है मेरे भाई। मेरे द्वारा पढ़ाई गई एक एक चीज आपके सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अगर आप एक बार मुझसे पढ़ चुके हैं तो आपको दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या सिंपल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरे लिए कोई उपभोक्ता नहीं है। आप मेरे लिए कोई वो छात्र नहीं है कि हाँ ठीक है हम बार बार बैच लेवाओ कि हाँ जी अपडेटेड कंटेंट है। क्या अपडेट हो जाएगा है? अगली बार क्या नागभट्ट जो है तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा है? ये मतलब है इस चीज का? नहीं जी। तो सीधी बात यो है भाई साहब,
एक बार जो मेरे से पढ़ लिया हिस्ट्री तो दोबारा पढ़ने की लोड कौन है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अरे लिखना नहीं है, एक तो तुम्हें लिखने का बहुत रहता है बाबू, 5 मिनट रुक जाओ, इसको मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ बताया है मैंने कि इस तरीके से होता है हिसाब किताब इसका। लिखिए, अब यहां पे समझते हैं हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कि आखिरकार गुर्जर कहां से आए, है ना। आखिरकार गुर्जर आए कहां से, प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, गुर्जर कहां से आए। ठीक है, चलो अब इसमें बहुत ध्यानपूर्वक बात समझते हैं जो गुर्जर शब्द का ओरिजिन है। गुर्जर शब्द का ओरिजिन है, अब मैं आपको एक स्पेलिंग सुनाता हूं। गुजरात आप समझिए, गुजरात, गुजरात आपको स्पेलिंग देखने को मिलता है, गुजरात स्पेलिंग आपको देखने को मिलती है। अब अगर इसी गुजरात स्पेलिंग में से मैं लास्ट का टी काट दूं तो गुजरा हो जाता है, गुजरा, गुजरा हो जाता है। यही गुजरा जो है आज की डेट में गुर्जर कहलाता है, गुर्जर कहलाता है, गुर्जर कहलाता है। ठीक है, चलो अब रीजन पता है क्या है कि भैया गुजरात की जो भूमि थी वो था सेंटर मिड पॉइंट। तो जितने ऐसे रूलर्स आपको देखने को मिले जिनका जो शुरुआती तौर पर अपना हिसाब किताब बनाया वो वर्धमान क्षेत्र में बना था। वर्धमान कहां पे, गुजरात में। तो जो वर्धमान क्षेत्र से बड़े हैं वही आगे चल के गुर्जर कहलाए। आज की डेट में जैसे हमारे यहां ग्रेटर नोएडा है, बहुत गुर्जर है भाई यहां। तो यहां ग्रेटर नोएडा से ऐसा नहीं है कि वो यहीं से नहीं आए, वो सब बेसिकली ओरिजिनेट यहीं से हुए हैं। ठीक है, ऐसा इसमें मानना होता है। बट एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्या गुर्जर जो है राजपूत है। सर ये क्या बात कर रहे हो, लड़ाई कराओगे क्या, हिंसा कराओगे क्या, जातिगत विवाद कराओगे क्या। नहीं, दरअसल बात को समझिए। गुर्जर प्रतिहार वंश से पहले गुर्जर शब्द का जो ओरिजिन है वो नहीं है। एनसीईआरटी तो कम से कम नहीं मानती, कुछ किताबी ग्रंथ मानते हैं, परंतु जो एनसीईआरटी है वो गुर्जर शब्द को बहुत ही मतलब लिमिटेड सी जगह पर रखती है। बात को समझिए। तो इसमें पहली बात तो आपको किसी प्रकार से जातिगत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जितनी भी डिटेलिंग दूंगा वो सबकी सब डिटेलिंग एनसीईआरटी बेसिस पर दूंगा या फिर इंडिया के बाहर के जो एमिनेंट राइटर्स हैं उनके बेसिस पर दूंगा। इंडियन राइटर्स के कुछ ही ऐसे राइटर्स हैं जो कई बार सटीकता के साथ लिख पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के राइटर अच्छे नहीं है, नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल मीन्स की वजह से कुछ राइटर्स अपनी खुद की राइटिंग्स में पर्सनल होते हुए भी कई बार परिवर्तन करते हैं। मुझे लगता है कि वहां पर इतिहास का छीणपन हो जाता है। छीणपन का मतलब होता है सूक्ष्म हो जाता है। इसी कारण से हमें एनसीईआरटी पर प्लस कुछ ऐसे सोर्सेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके अंदर किसी प्रकार से क्षीण वस्तुओं को देखने का आह्वान नहीं मिलता। ठीक है, चलिए तो अब बात को समझते हैं। प्रतिहार शब्द का मतलब क्या होता है। प्रतिहार शब्द का मतलब होता है द्वारपाल। गुर्जर जो है यह एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यह क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, यह क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है राज्य जो होते हैं द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का होता है द्वारपाल, द्वारपाल, इसका मतलब होता है द्वारपाल। तो इसको समझ लेना, इट रिप्रेजेंट एरिया, इट रिप्रेजेंट एरिया, इट रिप्रेजेंट एरिया, राइट। एंड द्वारपाल क्या होते हैं, द्वारपाल, द्वारपाल जो गेट पे रहते हैं यानी गेट कीपर। प्रतिहार यानी गेट कीपर, गेट कीपर इनको कहा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो गेट पे खड़े रहते, नहीं, इससे केवल शब्दों की बात है, ये केवल शब्दों की बात है। 8वीं शताब्दी में, ठीक है, इनका ओरिजिन कब होता है, ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन कब हुआ, उद्गम कब हुआ, तो या उद्गम कब, हाँ उद्गम लिख लीजिए, ओरिजिन कब हुआ, उद्गम कब हुआ। अच्छा आप सब मिडाइवल पढ़े हो मुझसे, है ना, हाँ आप लिखना है, अब मिडाइवल पढ़े हो मुझसे। आपको याद है 712 एडी में एक अटैक हुआ था, याद करो। हाँ सर जी याद है हमें, 712 एडी में अटैक हुआ था। किसने करा था 712 एडी का अटैक, फटाफट बताओ। 712 एडी का अटैक किसने करा था, फटाफट बताइए। सर जी 712 एडी का अटैक करा था मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां करा था बच्चे, सर ये करा था अरब अटैक बाई मोहम्मद बिन कासिम, अरब अटैक बाई मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम।
याद आया कुछ? हाँ जी सर याद आया, क्यों नहीं आया, आ गया हमें याद। मैं ठीक है भाई जी। किस करा था भाई इसने अटैक? सर इसने अटैक करा था यहां पे, यहां ये क्या जगह है सर? तो ये जगह है सिंध। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां से पाकिस्तान की बाउंड्रीज को जनरेट करूंगा तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान की बाउंड्रीज यहां जनरेट होंगी, राइट। क्योंकि अगर मैं यहां से पाकिस्तान को ड्रॉ करूंगा तो पाकिस्तान कुछ इस प्रकार से आपका ड्रॉ होगा, ये तो आप समझते ही हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर, समझ गए। तो आप ऐसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान को ड्रॉ करते हूं। ठीक है सर। तो ये जो एरिया है सिंध, सिंध पे अटैक किया गया था, सिंध पे अटैक हुआ था, इस एरिया को बोला गया सिंध। सिंध पर अटैक हुआ था। तो सिंध में कौन था उस समय? चच रहा करते थे, चच वंश चला करता था इधर। कौन सा वंश था बाबू? इधर चच वंश चला करता था। चच, चच एक ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण वंश था चच, ब्राह्मण थे चच। ठीक है, जीता कौन था? सर जी मोहम्मद बिन कासिम जीता था। हाँ सर सही बात है। था कौन सर? ये अरब था, अरब, अरब था जी। मैं ठीक है भाई, अरब ने आक्रमण किया था। अच्छा थोड़ी सी एक बात बताओ मुझे, अगर अरबों ने यहां पर आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम यहां पर जीता था, जी सर, तो भैया एक बात आपको क्लियर नहीं हुई, क्या अरब वहीं पर रुक जाते क्या? क्या अरब आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते? सर करते क्यों नहीं करते? तो क्या प्रयास नहीं किया था? किया था, फिर उनके प्रयासों को विफल कर दिया गया। और वह विफल किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने। सर ये आदमी कौन है? ये बाबू जो आज की डेट का गुजरात है उस क्षेत्र का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, नेता था। इसने उस प्रयास को विफल कर दिया। जैसे वो उस प्रयास को विफल करता है तो लोगों ने कहा अरे आप तो बहुत बड़े आदमी निकले, आपने तो बताओ अटैक ही विफल कर दिया। उनको प्रेस्टिजियस दृष्टि से देखा गया कि अरे भाई बहुत जोर का आदमी है ये तो। अब वहीं पर वो नींव डालते हैं किसकी? कि भैया क्योंकि मैं गुजरात का हूं तो आज से यहां पर हमारी डायनेस्टी चलेगी जिसको गुर्जर डायनेस्टी कहा जाएगा। अच्छा गुर्जर शब्द इन्होंने शुरुआत में कभी अडॉप्ट नहीं करा, ये हमेशा से अपने लिए एक शब्द बोलकर आए हैं जिसका नाम क्या है? प्रतिहार। गुज्जर शब्द का प्रयोग शुरुआती तौर पर कहीं भी देखने को नहीं मिला है। जिस शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिला दैट इज प्रतिहार। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? क्या आपको स्टोरी समझ में आई? हाँ जी सर आई, तो बढ़िया। तो आप समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से बिना किसी परेशानी के। मैंने बताया कि 8वीं शताब्दी के उद्गम कब हुआ, इनका ओरिजिन कब? 8वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के अरबों के आक्रमण को विफल करने के बाद, अरबों के आक्रमण को विफल करने के पश्चात, विफल करने के बाद, विफल करने के बाद मैंने क्या बताया कि 8वीं शताब्दी के अरबों के आक्रमण को विफल करने के बाद, विफल करने के बाद नागभट्ट प्रथम, भट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र भी नाम यहां पर आता है, या हरिश्चंद्र द्वारा गुज्जर वंश की नींव रखी गई। कौन सी? प्रतिहार वंश की नींव रखी गई, प्रतिहार वंश की नींव रखी गई, नींव रखी गई। मेरे ख्याल से अब आप इस बात को बहुत एग्जैक्टली समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस डायनेस्टी का राइज कैसे हुआ है? आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, प्रिवेंटिंग अटैक ऑफ, आफ्टर प्रिवेंटिंग अरब अटैक, अरब अटैक, डायनेस्टी रोज, डायनेस्टी रोज बाय, डायनेस्टी रोज बाय नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्टा फर्स्ट। नागभट्टा प्रथम के बाद यह किया गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
कृपया करके इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, ये अपने आप को क्या मानते हैं, चंद्रवंशी मानते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है भाई। निक, वेब सीरीज ही पढ़ाता हूं भाई मैं, अब तुम ध्यान दो थोड़ा सा, बात है समझ में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना भी प्रतिहार डायनेस्टी है इसके बारे में एडिशनल जानकारी है। एडिशनल क्या है कि अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। चंद्रवंशी तो राजपूत होते हैं नहीं, ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं और वो मानते हैं कि हम लक्ष्मण के, किससे हैं, हम लक्ष्मण के कुल से हैं। लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण जो रामायण में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्रवंशी है इस वजह से ये अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं। ये खुद को लक्ष्मण का पूर्वज मानते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये खुद को लक्ष्मण का पूर्वज मानते हैं, खुद को लक्ष्मण का पूर्वज मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। नहीं, वंशज कहेंगे ना, पूर्वज थोड़ी कहेंगे। लक्ष्मण जी के वंशज मानते हैं, लक्ष्मण जी का, जी के वंशज मानते हैं, मानते हैं। ठीक है, डिसेंट ऑफ लक्ष्मण है। वो क्या कहते हैं कि ये है डिसेंट ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं कि हम लक्ष्मण जी के डिसेंट हैं। ठीक है, याद रखना, बात ही समझ में, बढ़िया। आपको कैसे पता कि नागभट्ट फर्स्ट ही संस्थापक है, बताता हूं आगे, आगे बताता हूं। मिश्रा जी, ये टॉपिक ऑफ डिबेट है कि लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। ये टॉपिक ऑफ डिबेट है, यानी यह बात क्लियर नहीं है। अच्छा अवंतिका, आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अवंतिका। ठीक है, आप बहुत अच्छा करें जीवन में, आगे बढ़िए भाई। शुरुआत में इनकी कैपिटल उज्जैन थी, बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज को भी बनाया। चलो मैं आगे लिखता हूं इस चीज को। ठीक है, अब समझिए गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में। आप थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ गए। ज्यादा बड़ा वंश नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5-10 मिनट में ही। तो मैंने बताया कि फाउंडर आपको कौन देखने को मिले, तो फाउंडर आपको देखने को मिले नागभट्ट फर्स्ट या हरिश्चंद्र फर्स्ट या हरिश्चंद्र, जो भी आपको उचित लगे लिख दीजिए सर नाम। ठीक है, हमें यहां से पता लगता है कि इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, इनकी राजधानी क्या रही है, राजधानी यानी कैपिटल इनके क्या रही है। प्रारंभ में तो इनकी कैपिटल रही है, प्रारंभ में तो रही है, इनिशियली, इनिशियली तो इनकी कैपिटल रही है बाबू क्या, उज्जैन। लेकिन बाद में इनकी कैपिटल क्या बनी, बाद में, लेकिन बाद में लेटर, बाद में अर्थात बाबू लेटर, अर्थात लेटर, लेटर क्या बनी है बाबू, कन्नौज, इत नगरी कन्नौज।
जिसको लेकर सारा का सारा राड़ा था। हमें ये जानकारी कैसे पता? दरअसल इनके संस्थापक होने की यह जानकारी ग्वालियर अभिलेख में है। यह जानकारी ग्वालियर अभिलेख में है। ग्वालियर अभिलेख में है। अभिलेख में है। कोई भी अभिलेख, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी अभिलेख जो इनसे संबंधित है, कोई भी अभिलेख जो इनसे संबंधित है, ठीक है, उसमें गुर्जर शब्द का उल्लेख नहीं है, प्रतिहार शब्द का ही उल्लेख है। यह जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। कहां से मिलती है वो जानकारी? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, बिना परेशानी के याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। ठीक है भाई, चलो। तो अब इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इनके स्वयं के तो कोई पुत्र नहीं थे, इनका स्वयं का तो कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इनके भाई के पुत्र थे। वो कौन थे? दैट वाज देवराज। तो वो अगले राजा बनते हैं। इनके स्वयं के तो कोई पुत्र नहीं थे, ठीक है, याद रखना, लेकिन इनके भाई के पुत्र थे जिनका नाम था देवराज। करुणा का भी आज बर्थडे है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो नागभट्ट प्रथम, इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी देवराज बने। इनके भाई के पुत्र, इनके भाई के पुत्र देवराज बने। His successor was देवराज। सक्सेसर वॉज देवराज। देवराज। अब इनका टेन्योर क्या आपको याद रखना? टेन्योर से रिलेटेड जो पूछा है, चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे 930 से लेकर 60 तक रहा है। फिर ककुष्ठा और देवराज रहे हैं 60 से 80 तक। फिर 80 से आया वत्सराज। वत्सराज जरूरी है, चाहे तो आप लिख सकते हैं ये 30 से लेकर 57 तक ही रहेगा। जैसे ये 730 से लेकर, कुछ लोग कहते हैं 57 तक रहा है, जबकि कुछ किताबें बताती हैं कि डेथ तो 57 में हो गई थी, परंतु शासनकाल 730 से लेकर 60 तक चला है। ठीक है, शासनकाल इतना चला है। और यहां पर आप याद रखना, जो पर्सन है, जो मैंने आपको बताया, यहां पर जो पर्सन मैंने आपको बताया, इनका जो ककुष्ठा आपको देखने को मिलता है, जो ककुष्ठा, वो देवराज का ही भाई है। ककुष्ठा, इनके पुत्र जो है ना, भाई के पुत्र, वो देवराज है। और देवराज का सहायक कौन है? ककुष्ठा। सहायक भाई ककुष्ठा। ककुष्ठा। तो ककुष्ठा यहां पे रूल करेगा 80 तक। ककुष्ठा और देवराज दोनों मिलकर कंबाइन रूल करते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा काम ये हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है वत्सराज। इसके बाद आपको देखने को मिलता है वत्सराज। इसका टेन्योर तो भी ठीक रहा है। ठीक है, जी हां। अब समझना, यही है इनके बाद एक महत्वपूर्ण शासक वत्सराज। इनके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है, वो वत्सराज, एक महत्वपूर्ण शासक। और जो महत्वपूर्ण शासक यानी इंपोर्टेंट रूलर यहां पर आया है, इंपोर्टेंट रूलर आपका यहां पर आया है, दैट इज वत्सराज। वो कौन है जी? वत्सराज है, वो वत्सराज। वत्सराज।
ये 780 में गद्दी पर बैठा और 810 तक रहा। लगभग 30 वर्ष का जो टेन्योर है वो इसका आपको देखने को मिलता है, जबकि कुछ किताबें इसके टेन्योर को बहुत छोटे समय तक सीमित कर देती हैं। इसका टेन्योर फिक्स नहीं है। कुछ किताबें इसके टेन्योर को 805 तक ही रखती हैं, जैसे हमारी टेबल ने कितना दे रखा है, 800 ही दे रखा है। धत्तेरी की 805 लिख लो, चलो 805। इसका टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। टेन्योर फिक्स नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वत्सराज के बारे में। तो वत्सराज वो राजा है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये वो राजा है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है, याद रखना, बहुत ध्यान से लिखिए। फटाफट नोट करते हैं आगे। समझना कि पहले तो ये बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। कैसा था वो? महत्वाकांक्षी राजा था ये बहुत ज्यादा। इसने उत्तर भारत के शासक बनने के प्रयास में भंडी नामक वंश को हराया था, ठीक है, भंडी नामक वंश को हराया था। भंडी उत्तर भारत पर प्रवेश करने के लिए, उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए, में कब्जा जमाने के लिए भंडी नामक शासन को हराया। भंडी नामक शासन को हराया, शासक को हराया। भंडी नामक शासक को हराया। डिफीटेड भंडी, डिफीटेड भंडी। अब बड़ी बात आती है कि भंडी के पास ऐसा कौन सा रूल था जो भंडी को हराना पड़ा। भंडी के पास ऐसा कौन सा रूल था जो भंडी को हराना पड़ा? सर दरअसल जो भंडी था, ऐसा लगता है कि वो वर्धन डायनेस्टी का था। हमें इसके बारे में पता नहीं मिलता। अब इसकी डायनेस्टी क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वर्धन डायनेस्टी का हो। डायनेस्टी नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। पर इसको हराने के बाद कन्नौज पर कब्जा प्राप्त हुआ, पर कब्जा प्राप्त हुआ, कब्जा प्राप्त हुआ, गेन कन्नौज। और उसके बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया, याद रखना। कन्नौज पर जैसे इसने कब्जा करा तो राष्ट्रकूट और पालों ने इसकी खिलाफत कर दी, और यहीं पर आपको त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो। अब इसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, तो यहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है बाबू, समझिए। ठीक है, तो यहीं से आपको इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसी के समय में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है। इट एनहेंस्ड ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। इट एनहेंस्ड ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज।
याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के समय में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में चलता है, बड़ा सवाल है। कन्नौज का मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में कन्नौज उसके हाथ में पूरा भारत। पहले ये नहीं था जिसके हाथ में दिल्ली उस पे भारत, पहले ये था कि जिसके पास कन्नौज उस पे पूरा भारत। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्धनों की डायनेस्टी यहीं पर थी, और वर्धनों की डायनेस्टी तबाह होने के बाद ही ऐसा सारा कुछ हुआ था, याद रखना। इसमें आपको देखने को मिलता है गुर्जर, प्रतिहार, और सीधे यहां पर देखने को मिलते हैं राजपूत, और जो बेसिकली पाल डायनेस्टी के थे। एंड यहां देखने को मिलते हैं आपको राष्ट्रकूट, जो साउथ इंडिया के थे। ऐसा नहीं है कि ये किसी पे एक बार में अटैक करते, नहीं, आपस में इनके अटैक चलते थे, आपस में ही इनके अटैक चलते थे, आपस में ही इनके अटैक चलते थे। तो वो एक बड़ा सवाल था, वो एक बड़ा सवाल था जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज ने ध्रुव को हराया, वत्सराज ने सॉरी धर्मपाल को हराया, धर्मपाल को हराया। अब धर्मपाल किस डायनेस्टी में देखने को मिलता है? तो धर्मपाल रिलेट करता है पाल से, लेकिन पाल के बाद जो बाल बचे हैं, राष्ट्रकूट बचे हैं, वो तो कूट देंगे ना, बस मैटर हो गया। उसके बाद ही ध्रुव ने उसको उसके स्थान से हटा दिया, उसको वहां से हटाया। तो समझिएगा, ध्रुवा स्टॉप्ड किलिंग एंड कैप्चर दिल्ली, ठीक है, और कबूच लिया, क्या बोला, कन्नौज। बात है समझ में? सर अशोक के बेटे का नाम क्या था? बाबू अशोक के बेटे का नाम कुणाल था, ठीक है। तो पाल राजा जो था, और यहां पे कौन कौन थे? सर यहां आपको देखने को मिलता है ध्रुव, और यहां आपको देखने को मिलता है वत्सराज के, यहां पे आपको देखने को मिलता है धर्मपाल। तो वत्सराज के समय में कन्नौज पर अधिकार वत्सराज का रहा था, लेकिन वत्सराज के जाने के बाद वह अधिकार उसका नहीं रहा, उस पर नागभट्ट द्वितीय आते हैं, ठीक है, याद रखना। तो हुआ ये कि यहां से गद्दी आई यहां, और यहां से गद्दी आई यहां, ये हुआ है कि राष्ट्रकूटों से गद्दी कहां गई, या राष्ट्र कन्नौज किसके पास गया? देखा जाए तो भाई कन्नौज शुरुआती तौर पर गुर्जर प्रतिहार के पास था। कन्नौज पर कब्जा किसने किया? सर वो राष्ट्रकूटों ने किया, और राष्ट्रकूटों ने वो कब्जा किसको दे दिया? सर वो धर्मपाल को दे दिया, पाल डायनेस्टी को दे दिया। तो ये इस तरीके से सर्कल घूम के कुछ आएगा, बताइए समझ में? अब ध्रुव राष्ट्रकूट शासक है भाई, नोट किया आपने? इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है? वत्सराज का। वत्सराज का उत्तराधिकारी आपको कौन देखने को मिलता है? उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है? उत्तराधिकारी यानी कि ऑफिसर कौन देखने को मिलता है, या सक्सेसर? सक्सेसर आपको कौन देखने को मिलता है, फटाफट बताइए। सर सक्सेसर हमें देखने को मिलता है इसके बाद नागभट्ट द्वितीय। कौन देखने को मिलता है? नागभट्ट द्वितीय।
लिखिएगा, नागभट्ट द्वितीय सक्सेसर है। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट दो। नागभट्ट दो आपको देखने को मिल जाएगा। बात आई समझ में? फटाफट नोट करिए। नोट किया आपने? हाँ, ध्रुव ने प्रतिहार को हराया था, जी बाबू। अच्छा, ये जो है ना पूरा जो आपका ट्राई स्ट्रगल है, जब मैं राष्ट्रकूटों को पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए याद रखिएगा, फटाफट से लिखिए। अब गोविंद की बात करते हैं हम, गोविंद की। इसके बाद आगे देखते हैं किस तरीके से मैटर है, इस तरीके से मैटर की बात करते हैं। पहले आप ये बताइए, समझ में आई बात? चलो, अब यहां पे मैं बात बताऊं तो यहां पे आप देख सकें नागभट्ट सेकंड, फिर रामभद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर रामभद्र आपको देखने को मिल जाएंगे। रामभद्र के बारे में बात करते हैं। बात आई समझ में आपको? यहां हेडिंग डालिए। अब यहां पे आपको हेडिंग डालनी होगी, नागभट्ट के बारे में समझिए क्या होता है, समझाते हैं। देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं बाबू, यहां पर जो हमने बात करी है ना देवराज के बाद, देवराज के बाद नागभट्ट टू की बात करिए। अब नागभट्ट टू के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानने की जरूरत है तो बताइए, मैं आपको बता देता हूं। इसने खुर्द पर, पंजाब पर, अरब पर भी अपना कब्जा किया था। तो लिखिए, इसने सिंध, आंध्र और विदर्भ पर कब्जा किया। नागभट्ट टू ने सिंध, ठीक है, और देखो इसमें आपको कई सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सिंध आपको देखने को मिल जाएगा, आंध्र है और विदर्भ है। सिंध, आंध्र और विदर्भ, आंध्र और विदर्भ देखने को मिल जाएगा, विदर्भ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसने सिंध, आंध्र, विदर्भ पर कब्जा कराया और कह सकते हैं इसको अपने अधीन लिया, टुक अंडर कंट्रोल। तो इनको अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने कंट्रोल में इन्होंने ले लिया इनको, याद रखना। कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे समझना कि भाई नागभट्ट ने कन्नौज पर भी अटैक किया था, नागभट्ट ने कन्नौज पर भी अटैक किया था, लेकिन जो कन्नौज में था और जो कन्नौज में हुआ वो अलग हुआ, ठीक है? चलो, तो और यहां पर उसने कलिंग के शासकों को भी पराजित किया। बट हमें इतनी ज्यादा बातें तो जाननी नहीं है, बहुत ध्यानपूर्वक केवल आप इसमें एक बात लिख लेंगे कि भाई नागभट्ट ने कन्नौज पर अधिकार किया और चक्रा युद्ध को पराजित करके उस पर कब्जा किया। नागभट्ट सेकंड कैप्चर्ड इंडियन लैंड, या कह सकते हैं आप कैप्चर्ड, यार कैप्चर नहीं कह सकते, कैप्चर का मतलब होता है किसी पे कब्जा कर देना। इन्होंने क्या करा था, यहां पे अपनी फैक्ट्रियों का इंस्टॉलेशन कर रहा था, केवल फैक्ट्रियों का इंस्टॉलेशन इन्होंने बेसिकली करा था, कि मैंने बताया कि भाई इन्होंने कोई अकॉर्ड किया, ठीक है, और चक्रा युद्ध को हटा के उसके पद से उस पर कब्जा कर लिया। कैप्चर्ड कन्नौज, कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। किस पर? कन्नौज पर इसने कब्जा कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में जब कन्नौज पर कब्जा हुआ, जब कन्नौज पर कब्जा हुआ तो उसके बाद क्या होता है बाबू,
ये तो बहुत बड़ी बात होगी सर। कन्नौज पर कब्जा हलवा है क्या? कन्नौज पर कब्जा यूं ही हो जाएगा? नहीं होगा। समझना कि भाई शुरुआत में कन्नौज पर इसने कब्जा किया तो वो चक्रा युद्ध को पराजित करके किया था। डिफीटेड चक्रा युद्ध, डिफीटेड चक्रा युद्ध, चक्रा युद्ध यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहां पर डिफीट मिली है चक्रा युद्ध को, और यहां पर रूलर कौन बन गया? रूलर कौन बन गया? रूलर बन गया है जी कन्नौज का। कौन भला? अपना नागभट्ट द्वितीय। यह आपको कुछ मैटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद समझते हैं आके और आगे क्या है। ठीक है, फटाफट नोट करिए पहले। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं भोज फर्स्ट। भोज फर्स्ट आपको देखने को मिलते हैं जिनको मिहिर भोज भी कहा जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको एक पर्सनैलिटी देखने को और मिलती है, ये लिखिए अब, जिनको कहा जाएगा मिहिर भोज और भोज फर्स्ट। या रामभद्र देख लीजिए, केवल 3 साल हैं। किसकी बात करूं केवल 3 साल है? सिर्फ 3 साल आपको देखने को मिलेगी रामभद्र। रामभद्र 33 से 36। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने? रामभद्र। रामभद्र 1900। ठीक है, अब कई बार आता है इनके बारे में, आपसे कई बार बात पूछ ली जाती है। ठीक है, कई बार इनके बारे में बात पूछ ली जाती है, तो फटाफट से बताएंगे। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे भला क्या, कि भाई यहां पर आपको देखने को मिलता है 833 से 836। 833 से 836 के बीच में इनका शासन काल रहा है। ठीक है, चलो 836 तक। अब स्टार्ट किससे हुआ है? 833 से 36 तक। 33 से 36 तक, एडी तक। तो ये आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, ये आपको यहां कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। रामभद्र, और रामभद्र का केवल एक ही इंपॉर्टेंट काम है, जो इनका लड़का है। रामभद्र के जो पुत्र हैं आपके, जिनका नाम है मिहिर भोज, वो इंपॉर्टेंट है। तो मिहिर भोज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज की डेट भी याद रखना। मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज की डेट आपकी 836 से 85 है। 836 से 85 है। 836 से 85 एडी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, हल्का सा एक इशू है जिस वजह से पूरी क्लास नहीं हो पा रही है, पर कोई नहीं, इससे आगे की क्लास को कल कवर कराएंगे और 3 दिन के अंदर आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बुक लॉन्चिंग आपका इवेंट लगा दिया गया, कल शाम 4 बजे की आपकी बुक लॉन्चिंग है। जीताना जीएस पे जाके आप देख सकते हैं बुक लॉन्चिंग का जो इवेंट है वो शेड्यूल हो चुका है। अलग ही लेवल पर बुक आप लोगों के लिए आने वाली है, ये रहा। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहना बिना परेशानी के। ओके, चलिए अब मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।